तो गा तो हर कोई लेता है, बस सूट आवाज़ पे आपकी करना चाहिए। क्या ऋचा जी ने बुलाया था आपको? ऋचा जी ने बुलाया था। इफ़ यू वांट ऋचा शर्मा, इसके लिए आपको स्केल नीचे करना पड़ेगा। सुनिधि चौहान को मैंने गाना भेजा, मैक्सिमम सी शार्प नोट के ऊपर मत जाने दीजिए। श्रेया घोषाल जी को मैंने फोन किया था, उन्होंने पहले मुझसे बात कर ली, फिर बोला कि आप पेमेंट की बात मम्मी से कर लीजिए। शोज के लिए कभी भी कोई प्लेबैक सिंगर बात नहीं करता, वो सीधा बोलता मैनेजर से बात कर। के लिए फोन किया था, के मैनेजर को। उन्होंने कहा कि यार के क्यों चाहिए आपको, मैं आपको दूसरा सिंगर देता हूँ। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे अदनान सामी जी को ढूंढने में हुई थी। प्रोड्यूसर की डिमांड थी कि अदनान सामी ही गाएगा। अदनान सामी जी जब गा रहे थे तो इसे एक शब्द गाया फिर रुक गए। फर्स्ट मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में शान ही आए थे, 15,000 में एक गाना गवाया था उनसे। मैंने कहा 2 गाने गा लीजिए, 30,000 में आ जाइए। बोलूंगा कि जो भी सिंगर्स अभी हैं जिनको म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं आता है या जिनको आता भी है, वो आपके पास एडमिशन ले लें। प्लेबैक सिंगर का प्यार ही रिकॉर्डिंग्स होता है। अदनान सामी उन्होंने उस वक्त 1 लाख रुपए लिया था। म्यूजिक कंपनियां गजल लिखना ही पसंद नहीं कर रही हैं। ये म्यूजिक कंपनियां खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं कि म्यूजिक प्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। अंदर का आपको नॉलेज मिलता है और जेन्युइन नॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का, मतलब डीप नॉलेज है। एक गाने को लेके 15 दिन तक तो नहीं बैठ सकता हूँ। मेरी पहली फिल्म मैंने आदित्य देव से प्रोग्रामिंग करवाई। देख के सीखने में आपका सिर्फ आपका जजमेंट चल रहा है, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही है। एक गजल मेरी आने वाली नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को। फूल हो तुम खार में कितना अलग है, जीत हो तुम हार में कितना अलग है। भी आप नुसरत फतेह अली साहब की जो भी कव्वालियाँ सुनते हैं वो सब गज़ल ही। तो अभी के दौर में कौन अच्छा सिंगर है गजल के लिए? गज़ल के लिए तो अब मुझे कोई उतना दिख नहीं रहा है सामने, बट मुझे लगता मैं ही गज़ल के लिए बेस्ट सिंगर हूँ। और उसके बाद में फिर अभी गा तो सभी रहे हैं, क्योंकि जो प्लेबैक सिंगर हैं वो सब थोड़ा बहुत तो क्लासिकल सीखे हुए ही हैं। तो गा तो हर कोई लेता है, बस सूट आवाज़ पे आपकी करना चाहिए। तो गज़ल के लिए वही आवाज़ चलती है जो दिल में उतरती है। बहुत सारे गाने अभी ऐसे भी बन रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में, जो आपको बार बार सुना के एडवर्टाइजमेंट करके, आपको सुना करके वो गाने आपके दिमाग में बिठा दिए जाते हैं और फिर वो हर कोई गाने लगता है, वो मास में हिट हो जाता है, बट एक्चुअल दिल में नहीं उतरा है। और किसी सिंगर के बारे में बताएं जिसके साथ आपने गजल रिकॉर्ड की? ऋचा शर्मा जी को रिकॉर्ड किया था मैंने, काफ़ी टाइम हो गया हालांकि। तो उन्होंने भी फ़ोन पे मुझसे बात की, बोले हर्ष अपना गाना लेके आप सुबह घर पे आ जाओ 9 बजे। मैंने कहा ठीक है। घर पे कोई बुलाता तो मुझे और अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ज़्यादा बातचीत होगी। तो सुबह पहुंचा ऋचा शर्मा जी के घर पे मैं 7:15 में। तो घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, तो शायद उनके भाई थे या कोई थे, मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ। मैंने कहा ऋचा जी ने बुलाया था आपको? ऋचा जी ने बुलाया था? कहाँ बुलाया था? अच्छा, किस लिए? मैंने कहा वो ऐसा गाना है। अच्छा, बैठिए, वो तो सो रही हैं अभी। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो 9 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। तो फिर बिठाया, फिर 1 से 1.5 घंटा मैं बैठा रहा। फिर ऋचा शर्मा जी आई, बोलते अरे मैं रात को थोड़ा लेट हो गई थी, पार्टी में कहीं गए थे, तो अब बताइए गाना। फिर गाना उनको सुनाया मैंने। तो गाना जब सुना उन्होंने तो बोला बहुत अच्छा गाना है, बट इसके लिए आपको स्केल नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू वांट ऋचा शर्मा। तो मैंने कहा आप तो बहुत हाई नोट गाते हैं, आप तो बहुत, आपका तो आवाज़ बड़ा। बोले नहीं वो मैं गाती हूँ, बट ऋचा शर्मा का जो वॉइस है वो उस नोट पर नहीं आएगा जो आपको चाहिए। मैं गा तो दूंगी ये भी। मैंने कहा ठीक है। फिर 2 नोट हमने नीचे किए उस गाने को। 2-3 दिन के बाद हमने रिकॉर्डिंग की उस गाने की। सेम सुनिधि चौहान के साथ में भी हुआ। सुनिधि चौहान को मैंने गाना भेजा, उन्होंने बोला कि ठीक है इसको कल रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप इस गाने को मैक्सिमम सी शार्प नोट के ऊपर मत जाने दीजिए। तो मेरा एफ शार्प में गाना था वो, फिर मैंने ई में किया उसको, 2 नोट नीचे किया वो भी। तो मेरा भी उनसे ही सेम क्वेश्चन था कि आप तो बड़ा, बोले नहीं वो यहाँ तक बहुत परफेक्ट लगेगा। तो क्योंकि हम कई बार सुनते हैं हमें लगता है ना बहुत ऊंचा गा रहे हैं वो, उनका वॉइस का टेक्सचर वैसा है कि वो ऊंचा लगता है, बट है एक्चुअली में वो मिड पिच में ही। तो वॉइस का टेक्सचर वैसा है उनका।
तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुनिधि चौहान फिर नहीं आई दूसरे दिन, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं दिल्ली में आ गई हूँ कुछ अचानक काम से, तो मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग हुआ और बहुत बढ़िया उन्होंने जिस तरीके से गाया उस गाने को, आइटम सॉन्ग ही था। पहले उन्होंने गाना लिख लिया 10-15 मिनट में और 15 मिनट में पूरा गाना गा दिया। मतलब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सिंगर है सुनिधि चौहान, बहुत अच्छी सिंगर है जो उस गाने का मूड समझ के उन्होंने 15 to 20 मिनट में पूरा गाना कंप्लीट कर दिया। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पे ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। ग्रेट। बहुत अच्छा गाया उन्होंने। अगर कोई मुझे पूछे कि श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान में ज़्यादा अच्छा सिंगर कौन है, तो मैं सुनिधि चौहान का ही नाम लूँगा। क्यों ऐसा? अच्छा आपने सिंगर दोनों के मतलब, साथ काम किया ना? हाँ श्रेया जी ने भी गाया मेरे लिए, लेकिन काफ़ी टाइम पहले। बाद में फिर श्रेया जी बहुत बिजी हो गई एक गाने के लिए और उनको बुलाया था मैंने, लेकिन उनके फिर वो साउथ में बहुत रिकॉर्डिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरी अभी 2 महीने आपको रुकना पड़ेगा। मैंने कहा 2 महीने तो रुकना मुश्किल है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटे प्रोडक्शन होते हैं उनके लिए आप सीधी सी बात है, कोई भी प्लेबैक सिंगर रुकवा सकता है कि भाई रुकिए क्योंकि आज हमें यशराज के लिए करना है या किसी और के लिए। तो वो मैं उन दिनों ज़्यादा छोटे प्रोडक्शन के लिए ही काम कर रहा था, तो फिर वेट तो नहीं कर पाए हम लोग। हमने साधना सरगम से फिर गाना गवा लिया वो वाला। लेकिन श्रेया घोषाल जी को मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने पहले मुझसे बात कर ली, फिर बोला कि आप पेमेंट की बात मम्मी से कर लीजिए। तब शायद उनकी मम्मी बात करती होगी, मैनेजर वगैरह नहीं करते होंगे। तो मम्मी से बात किया हमने, तो वो मम्मी जी एकदम थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाते जा रही थी कि इतने में नहीं होगा इतना करिए, इतने में नहीं होगा इतना करिए। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एकदम कम में करवा रहा हूँ, लेकिन बजट नहीं था। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं इनकी एक अच्छी बात है, मतलब सभी कलाकारों की, ये रिकॉर्डिंग्स के लिए स्पेशली फिल्म का अगर गाना है तो बजट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक तो उनको ही पता है कि फिल्म में गाने आने वाला है, सॉन्ग जो भी आएगा फिल्मों में आएगा, और फिल्म में अगर हिट होता है तो उनका ही मार्केट वैल्यू बढ़ता है। और ऊपर से कलाकार भी हैं, तो कलाकार अंदर से तो सॉफ्ट रहता ही है। अगर आप अच्छे से उनसे बात कर लो, प्यार से मना लो तो आ जाते हैं। हाँ, शोज़ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। शोज़ के लिए कभी भी कोई प्लेबैक सिंगर बात नहीं करता, वो सीधा बोलता मैनेजर से बात करिए। अच्छा। हाँ, शोज़ के लिए मैंने 3-4 बार मेरे पास इंक्वायरी आई थी कुछ की, जिससे लोगों को पता चलता है ना कि हम प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो जब शोज़ के लिए मैं कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप बजट की बात तो उनसे ही कर लीजिए जो उनके मैनेजर होते हैं। मैनेजर तो एक दो मैनेजर ने गड़बड़ भी कर दिया था। जैसे मैंने के लिए फ़ोन किया था, के मैनेजर को। उन्होंने कहा कि यार के क्यों चाहिए आपको, मैं आपको दूसरा सिंगर देता हूँ। अच्छा, के का मैनेजर ही कह रहा था? के का मैनेजर बोल रहा है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, लेकिन डिमांड तो के की है। अरे बोले उससे बढ़िया सिंगर देता हूँ आपको मैं। तो शायद हो सकता है बिजी तो ठीक है, लेकिन मैनेजर भी कई बार ऐसा, एक बार नहीं 2 बार हुआ है। किसी और के लिए भी शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने किसी दूसरे का रिकमेंड किया। तो क्या होता है, एक ही मैनेजर कई बार 2-3 सिंगरों के लिए काम करता है। तो वो जो 2-3 सिंगर हैं वो एक दूसरे को ये मैनेजर ही रिप्लेसमेंट करता रहता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे अदनान सामी जी को ढूंढने में हुई थी। अदनान सामी से गाना गवाना था, तो अदनान सामी का कोई कांटेक्ट नहीं था, स्टूडियो में भी कहीं नंबर नहीं था। तो फिर और प्रोड्यूसर की डिमांड थी कि अदनान सामी ही गाएगा। तो फिर मैंने कहीं कहीं से नंबर ढूंढा, फिर उनके मैनेजर का नंबर मिला, वो हरी जी नाम है शायद उनका। तो उनका नंबर मिला, फिर उन्होंने अदनान सामी से कांटेक्ट कराया, फिर अदनान सामी गाने आए। अदनान सामी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि कोई सिंगर एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द गा रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब अदनान सामी जी जब गा रहे थे तो जैसे एक शब्द गाया फिर रुक गए, फिर एक शब्द गाया फिर रुक गए। रिकॉर्डिंग की बात कर रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग में आए थे वो, तो एक गाना गाया था उन्होंने मेरे लिए। तो उसमें गाना ऐसा था कि
कितनी खरी इंसान को दौलत बख्शी है, तो वो ऐसे गा रहे थे, कितनी, नेक्स्ट खरी इंसान, फिर टेक, दौलत बख्शी। अब वो मुझे रीज़न तो पता नहीं है क्योंकि उनको मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि एक लाइन में गाइए, बट हो सकता है उनका शुरू शायद उस समय कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था तो सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या जो भी होगा, तो शायद मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वो एक एक शब्द गा रहे थे। शान के साथ भी रिकॉर्डिंग किया था मैंने, फर्स्ट मेरे म्यूज़िक डायरेक्शन में शान ही आए थे। तो शान से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा दादा वो गाना गाना है, ऐसा ऐसा है, तो जो मैंने उनको बजट बताया बहुत कम बजट था, तो बोले अरे बहुत कम बजट है यार, तो मैं कहा आप 2 गाने गा लो दादा तो डबल हो जाएगा। तो बोलता नहीं आजकल तो म्यूजिक डायरेक्टर खुद ही गा रहे हैं तो आप ही गा लो। तो मैंने कहा अरे ऐसा नहीं है, उस गाने को आप ही जस्टिस दे सकते हो, मैं तो गा लूँगा बट आप जो गाओगे उसकी बात अलग होगी। तो फिर वो आ गए उसी कम बजट के पैकेज में और अच्छा गाया उन्होंने। क्या था वो पैकेज? वो तब उस समय के हिसाब से तो बहुत कम था, मतलब ये बात मेरे ख्याल 2000 काफ़ी पहले की है, 8 या 9 की है। तो 15,000 में एक गाना गवाया था उन समय, तो मैं कहा 2 गाने गा लीजिए 30,000 में आ जाइए। प्लेबैक सिंगर के लिए एक्चुअली वो मैटर नहीं करता कि आप क्या हाँ। budget offer, क्योंकि उनका गाना अगर हिट होता है तो शो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग्स तो प्लेबैक सिंगर का प्यार ही रिकॉर्डिंग्स होता है, उसको रिकॉर्डिंग करना है तो वो वहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता। दूसरा आपका भी एक सामने वाले का बोलने का तरीका भी होता है कि, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था हमेशा कि आप प्लीज़ गाइए, आप इसको अच्छा गा सकते हैं। सबसे एक्सपेंसिव सिंगर कौन रहे आपके लिए? अदनान सामी। अच्छा, हाउ मच चार्ज? उन्होंने उस वक्त 1 लाख रुपए लिया था। किस जब प्लेबैक सिंगर का एक जो सबका एक रेट चलता है एक टाइम में, सब प्लेबैक सिंगर्स का, तो जो रेट चल रहा था उससे डबल था उनका। कब की बात है ये? ये तो अभी 2017-16 की बात है, 16-17 की। अच्छा, और एक बात बताइए हर्ष जी कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि म्यूजिक कंपनियाँ गजल से क्यों पीछे हो रही है, क्यों भाग रही है? म्यूज़िक कंपनी के पास हम जा रहे हैं जब अपनी गज़ल रिलीज़ करने के लिए, तो म्यूज़िक कंपनियाँ गज़ल लिखना ही पसंद नहीं कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि हम इसको रोमांटिक सॉन्ग लिखेंगे या हम इसको लिखेंगे सैड सॉन्ग, गज़ल नाम ही देना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी कंपनियां एक पता गजल नहीं, सब्जेक्ट से शायद भाग रही है? पता नहीं क्या बात है कि गज़लों को वो नाम भी नहीं देना चाह रहे हैं, उससे शायद व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि अभी तो इनका पूरा जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब से और बाकी ऑडियो प्लेटफॉर्म से आता है, कलर ट्यून से आता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ हो सकती है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो नाम तक नहीं देना पसंद कर रहे हैं। किसका नाम देना नहीं पसंद? मतलब गज़ल की हम न्यू गज़ल, कमिंग सून न्यू गज़ल, तो वो लिखेंगे कि कमिंग सून न्यू रोमांटिक सॉन्ग या न्यू सैड सॉन्ग। अच्छा, ये है। और दूसरी बात कि म्यूज़िक कंपनी कोई पैसा ऐसा भी नहीं दे रही है, ये सच्चाई है अंदर की। किसको पैसा नहीं देती है? आर्टिस्ट को, कोई म्यूजिक कंपनी पैसा कोई म्यूज़िक कंपनी पैसा नहीं दे रही है। किसी आर्टिस्ट को? इन हाउस जो होता है, इन हाउस कोई प्रोडक्शन अपनी फिल्म बना रहा है, उसका म्यूज़िक वो जैसे शेमारू मुझसे खुद जब गाने बनवाते हैं कि भाई हमारी फिल्म में गाने की रिक्वायरमेंट, तब वो पैसा देते हैं, तब वो जो आपकी डिमांड हो आप ले सकते हो उनसे, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है। अब गजल सिंगिंग की बात करें, गजल सॉन्ग की बात करें कि नहीं, मैं फिल्म के सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। फिल्मों के सॉन्ग के लिए कोई पैसे नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे। तो फिर कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है एक आर्टिस्ट के लिए? आर्टिस्ट तो अभी खुद ही, इसलिए तो खुद अपना यूट्यूब चैनल खोल के वो कर रहा है। अब कंपनी अगर पैसे देने लग जाएंगे तो मैं तो रोज़ अपना गाना बना के कंपनी को बेचता रहूँगा, ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए हम खुद अपना चैनल बना रहे हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। इंडिविजुअल आर्टिस्ट अब बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। इसलिए आप, और विदेशों में ऐसे ही होता है, इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, कंपनियां सब बंद हो गई हैं। इवन पंजाब के सारे सिंगर्स को आप देख लीजिए, पंजाब के सारे सिंगर्स जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, सबके खुद के चैनल हैं, कोई कंपनी पे डिपेंड नहीं है। और ये म्यूज़िक कंपनियां खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अभी आने वाला टाइम में म्यूज़िक कंपनियां सब बंद हो जाएंगी, इंडिविजुअल आर्टिस्ट ही रहेगा। और वही इंडिविजुअल आर्टिस्ट
जो अभी सिंगर्स हैं वो प्रोडक्शन में उतर जाएंगे, वो खुद अपना प्रोडक्शन उतर गए, लगभग बहुत सारे लोग उतर गए हैं, खुद अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, अपने इंडिविजुअल चैनल पर डालेंगे और बैठ के कमाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि म्यूजिक कंपनी अभी किसी को पैसा नहीं दे रही है? नहीं दे रही तो है। वो जो पैसा अर्न मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है ना, मैं जी में भी गया हूँ, टी सीरीज में मेरे रिलीज हुए हैं, भजन रिलीज हुए हैं, कुछ कहें तो क्या मिल रहा है आपको एक्चुअली? कुछ नहीं, एक हमें एक आर्टिस्ट का सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा ये गाना इस कंपनी से रिलीज हुआ है। व्यूज मिलते हैं। हाँ, व्यूज थोड़े मिल जाते हैं, वो भी व्यूज इतने नहीं मिलते हैं, वो व्यूज के लिए भी बोलते हैं कि अगर व्यूज ले जाने हमें तो हम ही पैसा लगाएंगे। कंपनी कुछ प्रमोट नहीं कर रही है, कंपनी को आप फ्री में अपना गाना दे दो, कंपनी फ्री में अपना गाना डालेगी और उसको चलाएगी। तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है जो अपने गाने खुद प्रमोट कर रहे हैं या खुद अपलोड कर रहे हैं और उससे जो उनको रेवेन्यू मिलते हैं, तो वो कैसा रहता है? वो तो बड़ा अच्छा रहता है, वो तो उसका खुद का ही पूरा पैसा है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे? हर आर्टिस्ट को अपना गाना खुद ही अपलोड करना चाहिए? मुझे तो आज की तारीख में यही लगता है कि हर आर्टिस्ट को अपना गाना खुद बना करके खुद रिलीज करना चाहिए। उससे जो अच्छा खासा पैसा मिलता है वो और आगे जाके आप अपना म्यूजिक में लगा सकते हैं। बिल्कुल, उसी से वहीं से जनरेट होगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा 100%, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, और आप अपना आगे की जर्नी अपनी चालू रखें। आप रातों रात सुपरस्टार भी बन सकते हैं, गाना हिट हो गया तो सिंगर का रेवेन्यू जनरेट होता है, आप यूट्यूब पे जो गाने अपलोड करते हैं, राइट? उससे होगा, ऑडियो प्लेटफॉर्म से होगा। और ये जो रॉयल्टी होता है वो कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो? रॉयल्टी IPRS से के थ्रू मिलती है, तो वहाँ के अगर आप मेंबर हैं तो वहाँ से आपको रॉयल्टी जनरेट हो जाएगी। वो भी डिपेंड करता है कि आपका गाना कितना मार्केट में चल रहा है, तो जो जितना बड़ा कलाकार है उसकी उतनी ज़्यादा रॉयल्टी जनरेट हो रही है। तो हर्ष, आप ये बताइए कि आपको रॉयल्टी मिलती है आपकी गज़लों के लिए? हाँ, मिलती है। और वो कैसे मिलती है आपको? गज़ल्स के लिए मिलती है, कुछ जो फिल्म के सॉन्ग्स मैंने किए हैं उनके लिए भी मिलती है। और वो कभी मिलती है और कितनी मिलती है अप्रोक्सीमेट? उसका कुछ ये नहीं है कि आज मिलेगी कल मिलेगी, वो जैसे थोड़ा थोड़ा आता रहता है, वो डालते रहते हैं। बट ये है कि हाँ, ईयर में कुछ अमाउंट मिल जाता है, जो जितना बड़ा कलाकार है उसको उतनी मिलती है। तो जो 90s के जो कंपोजर या 90s के जो गजल आर्टिस्ट थे उनको तो अच्छी खासी, उनको ज़्यादा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी रॉयल्टी मिलती है। और ये रॉयल्टी जो आती है गानों की, वो फिल्मों के गानों की आती है, यूट्यूब पे जो गाने बजते हैं उसकी आती है? कहाँ से आती है? सब दूर से आती है। कहाँ से? सभी प्लेटफॉर्म से आती है, क्योंकि ये तो सब दूर से जनरेट होता है ना। रॉयल्टी तो आपके एयरपोर्ट पे गाना बज रहा है, आपका 5 स्टार में गाना बज रहा है, सब दूर से आ रहा है पैसा, तो वो IPRS के पास जमा हो रहा है। तो ये जो म्यूजिक कंपनीज है जो आपका गाना चलाते हैं, जिनको आप गाने देते हो, तो उनको भी पैसा आ रहा है ना वहाँ से, व्यूज? म्यूजिक कंपनी को तो बहुत पैसा आ रहा है। तो वो जो पैसा आता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? रॉयल्टी से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको पैसा, या फिर वो मिलता ही नहीं पैसा? म्यूजिक कंपनियां तो रेवेन्यू शेयरिंग पे मैक्सिमम अगर जाएगी तो आपको रेवेन्यू शेयर देगी, वो 60-40 जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। यूट्यूब पे जो गाने बजते हैं उसका रॉयल्टी नहीं मिलता? नहीं, उसका भी मिलता है। उसका भी मिलता है? हाँ, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है? ट्रांसपेरेंट तो कहीं नहीं है, क्या है कितना है वो पता नहीं। हमारा अगर खुद का चैनल है तो हमें पता चलता है, बट वो कंपनी जो है वो थोड़ी हमको दिखाएगी, या तो आप उतने बड़े आर्टिस्ट हों कि आपके दम पे कंपनी चल रही है तो फिर वो दिखाएगी आपको। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने गाने खुद अपलोड करो, बिल्कुल, और गाना अपलोड करने के बाद आपको उससे जो रेवेन्यू मिलता है वो आप आपका अपना खुद का है, तो उसके लिए आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप अपने गाने जितने हो सके अपलोड करने चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में यही तो होने वाला है। अभी जितने आर्टिस्ट थे अच्छे अच्छे, सब ने अपने चैनल्स खोले हुए हैं और सब अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है सब पे डाल रहे हैं, और वहाँ से उनका जनरेट हो रहा है। बहुत सारे सिंगर्स म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहे हैं जिनको नहीं आता था, जिनको जो हारमोनियम बजाना आता है या कैसियो कीबोर्ड बजाना आता है, वो सीख के और बना के अब काम करना शुरू किया है उन लोगों ने। और धीरे धीरे यही होगा कि म्यूज़िक कंपनी पे कोई डिपेंड रहेगा ही नहीं। तो हाँ, जब ये बताइए कि म्यूजिक प्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है एज अ सिंगर? आप गज़ल जॉनर में हो, गज़ल गाने बनाते हो, अपने बीट प्रो में एडमिशन भी लिया था मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए। आप प्रोडक्शन तो बहुत पहले से कर रहे थे, 10-20 साल से प्रोडक्शन करते थे। आपको अपनी साउंड को एक लेवल ऊपर लेके जाना था, तो
आपने एडमिशन भी लिया, और अभी आप बताइए कि क्या कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, या जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी वर्क है, क्यों सीखना चाहिए? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि जो भी सिंगर्स अभी हैं जिनको म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं आता है या जिनको आता भी है, वो आपके पास एडमिशन ले लें और क्योंकि उससे इतना अंदर का आपको नॉलेज मिलता है और जेन्युइन नॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का, मतलब डीप नॉलेज। और उसके बाद जब आप म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं तो वो एक अलग ही चीज़ निकल के आती है। और फिर वो आपका गाना, क्योंकि सीधी सी बात है, साउंड जब सुनने में अच्छा लगेगा तो वो मास को अच्छा लगेगा, तो वही आपके गाने को फैलाएगा, वही गाना वायरल होगा। और जब आप प्रोडक्शन अच्छा करेंगे उसका, तो आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट बहुत अर्न कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, और कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी यही कर रहे हैं। तो सिंगर्स को तो म्यूज़िक प्रोडक्शन आना ही चाहिए। जो जिनको नहीं आता है, मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में सब करने लगेंगे, सब सीखेंगे और करेंगे, क्योंकि सिंगर्स के लिए यही एक सबसे बढ़िया आज की तारीख में रामबाण औषधि है, करना ही चाहिए। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं जानते तो क्या डिफरेंस होता अभी में और जानने के बाद? म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर मैं नहीं जानता तो मैं एक तरह से एक हैंडीकेप हो जाता कि मैं बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड रहता, जो भी मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं इंडिविजुअल अपना वर्क कर रहा हूँ, दूसरों के लिए भी कर रहा हूँ, खुद के लिए भी कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरा अर्निंग हो रहा है, गाने मेरे अच्छे बन रहे हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात तो ये कि एक आर्टिस्ट को, एक सिंगर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो जो कर रहा है। मैं आपके पास आने का रीज़न भी मेरा यही था कि मैं जो कर रहा था उसमें कर तो रहा था, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि यार ये इसमें थोड़ा सा कुछ कमी सामने वाले को नज़र नहीं आ रहा है। मैं गाना बना के दे रहा हूँ, फ़ोन कर रहा है, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, बट मैंने कहा यार मज़ा आ गया, तुमको मज़ा आ गया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ को एक सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए जब मैं आपके पास आया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत जेन्युइनली आप मुझे कुछ हैक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हैं। मैं एक गाने को लेके 15 दिन तक तो नहीं बैठ सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे फटाफट अगर काम करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, 2 दिन में एक गाना निकालना है, क्योंकि दूसरी कंपनीज के लिए भी मुझे काम करना है, तो फिर वो कैसे अच्छा बनेगा। अगर मैं 15 दिन एक गाने को लेके बैठता हूँ तो चलो वो बन जाएगा अच्छा, कि मैं उसमें बहुत टाइम दे रहा हूँ, बट मुझे 2 दिन में करना है। तो फिर बीट प्रो वहाँ पे मेरे बहुत सपोर्ट में आया कि फटाफट कैसे चीज़ को बनाना है, करना है, और वही क्वालिटी देना एकदम अच्छी वाली है। तो हमारे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के सेशन में कुछ चीज़ें हम लोगों ने प्रोडक्शन से रिलेटेड भी देखी थी जो आपको नहीं लगी, पर ऑलरेडी आप इतने सालों से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ वहाँ से थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके प्रोडक्शन करना और एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन को सीखना, क्या डिफरेंस है जो आपने फील किया? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ वहाँ से कलेक्ट करना, या यूट्यूब से आजकल बहुत सारे मैंने देखा है कि यूट्यूब से देख देख के कुछ कुछ करते हैं, बट वो मुझे ऐसा पर लगता है वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो चाहिए एग्जैक्टली। और ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत डीप, इसको आप जीवन भर करोगे तो भी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए कि ऐसी जगह पर जाकर के सीखना कि जो आपका उसमें काम भी अच्छा हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो फिर वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपके यहाँ पे वो चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे कि आप सामने वाले का टाइम देखते हो, इसके पास कितना टाइम है। आप उसको 15 दिन में चाहिए तो आप 15 दिन में उसको पूरा कंप्लीट करके सिखा देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी के टाइम में लोगों के पास तो टाइम भी नहीं है कि वो 2 साल का कोर्स करेगा और फिर उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल करना शुरू करेगा। तो अच्छा है आप बीट प्रो म्यूज़िक प्रोडक्शन जब है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आके सीखें 15 दिन में या 20 दिन में, जैसे आपके पास टाइम हो, 1 महीने में सीखें और अपना काम चालू करें। और मैं तो सब सिंगरों को यही रिकमेंड करूँगा कि जिनको म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं आता है वो जॉइन इमीडिएट बीट प्रो म्यूज़िक। थैंक यू सर। ओके, तो आप 2008 से कंपोजिशन कर रहे हो जी। तो फर्स्ट फिल्म आपने कभी की थी? 2008 में ही मुझे फर्स्ट फिल्म मिली थी, जिसमें प्रोड्यूसर
की डिमांड थी कि जो भी मार्केट के अभी के प्लेबैक सिंगर्स हैं सबसे गाने गवाना है। तो मैंने कहा भैया ये तो डिपेंड करेगा कंपोजिशन बनने के बाद में कि इस गाने को कौन गा पाएगा। तो बोले ठीक है आप काम स्टार्ट कीजिए। राइट, तो एज अ कंपोजर आपका उसमें रोल था? हाँ, तो एज ए कंपोजर मैंने, तो तभी प्रोडक्शन कौन कर रहा था आपके लिए? वो मेरी पहली फिल्म मैंने आदित्य देव से प्रोग्रामिंग करवाई थी उस फिल्म की। तो आपने तभी पर्सनली प्रोडक्शन नहीं किया? नहीं, तब तक मुझे प्रोडक्शन के बारे नहीं में आता था, पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था कि प्रोडक्शन इस तरह तो से भी। अगर उस टाइम पे आपको पता होता कि प्रोडक्शन कैसे होता है तो क्या डिफरेंस होता? बहुत डिफरेंस होता। उस टाइम मुझे पता होता तो सबसे बड़ा डिफरेंस की प्रॉब्लम जहाँ पे आती है कि जो मैं एज ए म्यूजिक कंपोजर किसी प्रोग्रामर को मेरा थॉट कन्वे जो करना मैं चाह रहा हूँ वो उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो वो उसमें अपना कुछ इनपुट डाल रहा है जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर टाइम का कि उनके पास जाके बैठना घंटों, फिर वो प्रोसेस चलना, वो भी उनके टाइम के हिसाब से काम करेंगे। तो शुरुआत के 2-3 साल मुझे बड़ी दिक्कत आई जब कंटिन्यू मैं फिल्म कर रहा था 6-7 महीने तक। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म मेरे पास आई, तब मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा प्रोग्रामर जो है वो बिजी है, वो टाइम नहीं दे रहा है आपको। वो बोल रहा है कि ठीक है हर्ष भाई 2 दिन बाद बैठेंगे, तो उनके टाइम के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। फिर स्क्रैच भी अगर बना के मुझे सुनाना है किसी, तो मुझे प्रोग्रामर से करवाना है, तो मुझे यहाँ पे पैसा देना है, उसको पे करना है। फिर वो स्क्रैच अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रहा है तो ये मेरा पैसा वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब तकलीफ़ें मैंने देखी कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि प्रोग्रामिंग मुझे करना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए कि मैं स्क्रैच लेवल तक आ जाऊं। तो आपने जो भी सीखा वो पर्सनली थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके उस टाइम पे सीखा? हाँ, मैं एक सीरियल मिला था मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, तब मैंने एक प्रोग्रामर को रखा था अपने पास में, तो वहाँ से मैंने थोड़ा शुरू किया। बट ऐसा गॉड गिफ्ट कहेंगे या जो भी आप कहना चाहें, मुझे इमीडिएट समझ में आने लगा कि हाँ ऐसे 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 होता है। तो वो ग्रास्प कर लिया। सीखा? हाँ, देख देख के सीखा। तो आपको क्या लगता है वो देख के सीखना और उसके जगह पे अगर देख के सीखने से बेटर अगर कोई आपको पर्सनली अगर आपको सिखाता तो क्या डिफरेंस होता? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि देख के सीखने में आपका सिर्फ आपका जजमेंट चल रहा है कि हाँ अच्छा इस तरह से ये सही हो रहा है, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही है। बट जब आप सीखते हैं किसी से तब आप कॉन्फिडेंटली उस काम को कर पाते हैं। और अभी वो सीखने के बाद अभी आपको नया चैलेंज आता है कि साउंड को पॉलिश मिक्स कैसे करें, मिक्स और मास्टर कैसे करें। आप प्रोडक्शन तो कर लेते हो, ठीक है, देख देख के आपने थोड़ा सीख लिया, पर जब भी आपको डिलीवरी करना है तभी मेन प्रॉब्लम आता है कि उस साउंड को पॉलिश साउंड को कैसे आप डिलीवर करो। तो उसके लिए फिर आपने क्या, आप वो भी शायद आपने खुद ही देख देख के किया, थोड़ा बहुत इधर उधर से यूट्यूब से देख के किया? हाँ, वो तो सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे होता है कि आप प्रोडक्शन तो आपने पूरा कर लिया, म्यूजिक बना लिया, सब रेडी हो गया, लाइव भी आपने डालना चाहा तो डाल दिया उसमें, ये तो गाना रेडी हो गया, अब मिक्स करना है। अब मिक्स करके जब आउटपुट हमने सुना तो गड़बड़ हो रहा है, गाड़ी में अलग बज रहा है, मोबाइल में अलग बज रहा है, घर में अलग बज रहा है, तो वहाँ कंफ्यूजन आ जाता है बहुत बड़ा, तो सबसे मतलब बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको इस लेवल पे मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन में आने के लिए कम से कम 10 साल लगे विदाउट गाइडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो 10 साल अगर आप पहले ही थोड़े वो सब चीजें आप थोड़ी पता कर लेते, आपको कोई सिखाता, तो शायद वो 10 साल आपको सही जगह पे आप यूटिलाइज कर। बिल्कुल, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो गया कि वो गाने को एक्यूरेट पोजीशन में पहुंचाने में, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करने में हमने बहुत टाइम दिया, जो कि वो 2 घंटे का काम था, पर हमने उनको 10 दिन लगा दिया उस काम में, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर 10 दिन आप किसी भी चीज़ में दोगे तो रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपका ये 10 दिन में आप दूसरा प्रोडक्शन कर सकते थे या कुछ और कर सकते थे। हमारे पास जो भी नए स्टूडेंट्स या नई इंक्वायरीज आते हैं ना, तो मैक्सिमम सबके यही चैलेंजेस रहते हैं। हाँ, वो लोग थोड़ा आधा नॉलेज रहता है, हाँ ठीक है, और उससे जो प्रोडक्ट भी बनता है वो आधा अधूरा ही बनता है। बिल्कुल। तो अच्छा हुआ मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो लाइव एक्सपीरियंस है आपका, कि आपने पर्सनली ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की और एंड में आपको पता चल गया कि एक्चुअली क्या करना चाहिए था। हाँ,
ठीक है, जो मैंने किया, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था, हाँ। तो ये अगर आपने पहले किया होता तो शायद तो आपको उसका रिजल्ट बहुत पहले आया होता और अभी आप थोड़ा और 10 साल आगे अपग्रेड होते बिल्कुल। और जो काम अभी 10 घंटों में होता था वो अभी 1 घंटे में हो रहा है आपसे मिलने के बाद। तो इतना फर्क तो पड़ जाता है बहुत, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ अच्छा मैंने एक प्रोडक्ट निकाल दिया, बढ़िया एकदम कड़क बज रहा है। तो अभी आप फुल कॉन्फिडेंस हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अभी अपने आप पे कि आप अपना गाना खुद हाँ हाँ अभी कंपोज करके मिक्स एंड मास्टर कर सकते हैं? अभी आप सुनिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी गज़ल हैं, अभी हर नशा रिलीज हुई है, सुनिए मैंने और अपने आगे अभी आती रहेंगी हर महीने में। तो अभी नई कौन सी गजलें आप प्लान कर रहे हो? एक गज़ल मेरी आने वाली नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को, बड़ी अच्छी गज़ल है वो अभिलाष शायर है, उन्होंने लिखी है। वो गज़ल आपको मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। हाँ जी सुनाइए। फूल हो तुम खार में कितना अलग है, फूल हो तुम खार में कितना अलग है, जीत हो तुम हार में कितना अलग है। ये गज़ल आने वाली है। और एक जाकिर सरदार की, शायर हैं जाकिर सरदार, उनकी एक बहुत अच्छी गज़ल है जो बहुत सिंपल है, जिसमें कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो आम पब्लिक को समझ में ना आए, एकदम इजी वर्ड्स हैं, बहुत बढ़िया गज़ल है। तुझसे मिलना ज़रूरी है, तुझसे मिलना ज़रूरी है, बात अब तक अधूरी है, तुझसे मिलना ज़रूरी है। नाइस। तो एक के बाद एक ये सब गज़लें अभी आने वाली हैं। हाँ जी, आप गजलों का फ्यूचर कैसे देखते हो? गज़लों का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा था, अभी भी सुनने वाला ऑडियंस है जो लाइव शो में आपको सुनता है। बट फिल्मों में गज़लें अभी नहीं आ रही हैं, ये थोड़ा सा एक इसका ड्रॉबैक हो रहा है, माइनस पॉइंट है कि फिल्मों में अगर गज़लें आना शुरू हो जाएं तो ये बहुत आज की जो टीनेजर हैं, जो जनरेशन है, उनको पता नहीं है गज़ल में या गीत में क्या फ़र्क होता है, या गज़ल किसको कहते हैं। वो उनको लगता है कि स्लो सॉन्ग, वो गज़ल को स्लो सॉन्ग समझते हैं। स्लो सॉन्ग नहीं है, गज़ल में भी बहुत सारी फास्ट गाने भी हैं जो, बट विथ पोएट्री, वो अच्छा लगना चाहिए। तो फिल्मों में गज़लों का ना आना एक तो उसका ड्रॉबैक है। फ्यूचर बाकी गज़लों का बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैं शोज़ करता हूँ तो मैं रिस्पांस देखता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, सुनने वाले हैं, यंगस्टर्स गज़ल को सुन रहे हैं। अभी आप नुसरत फ़तेह अली साहब की जो भी कव्वालियाँ सुनते हैं वो सब गज़ल ही हैं। अच्छा। जो चारों तरफ अभी सब उसका रीमेक बना रहे हैं, रीमिक्स बना रहे हैं, जितने सिंगर्स हैं सब रियलिटी शोज़ में वही गा रहे हैं, वो सब गज़ल हैं, सिर्फ उसका फॉर्म अलग है पेश करने का, वो कव्वाली स्टाइल में चला गया। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है गज़लों का। और आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो आने वाले सालों में? मैं तो ईश्वर की कृपा से अपग्रेड होता ही जा रहा हूँ, और आगे भी ऊपर वाले की कृपा से आगे बढ़ता जाऊँगा। हमारी वेल विशेस है कि आप और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली रिलेटेड टू गज़ल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।